कार्तिक ने किचन में जाती हुई रुचि की तरफ देखते हुए कहा, वैसे सर, जहां तक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को चेक किया है, उसके बाद तो मुझे सब चीज नॉर्मल ही लग रहा है। ये लड़की बहुत सीधी सादी है और काफी भोली भी है। इसने सिर्फ इंटर तक पढ़ाई की है और इसके चाचा चाची इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। सब कुछ जानने के बाद मुझे तो बेचारी पर तरस आ रहा है। कार्तिक इतना बोलकर वहीं किचन में खड़ी रुचि की तरफ देखने लगा। वह उसे हमदर्दी भरी नजरों से देख रहा था। युग ने भी रुचि को घूरते हुए देखा और उसने नोटिस किया कि कार्तिक की नजरें रुचि पर ही टिकी हुई थीं। अंश वहीं अपनी चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ गया था। युग ने कार्तिक को घूरते हुए देखकर कहा, कुछ ज्यादा ही सिंपैथी आ रही है, तो मैं उसे थोड़े ज्यादा पैसे दे देता हूँ, है ना? तो क्या बोलते हो, तुम्हारी सैलरी से काटकर उसे दे दूं मैं? कार्तिक ने उसकी ये बात सुनकर तुरंत ना कहते हुए बोला, अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस बता रहा था जो भी मुझे पता चला है। युग ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम तो बस उस पर तरस खा रहे हो। तो तरस खाने का यह आइडिया काफी अच्छा है वैसे, है ना? कार्तिक ने जल्दी से ना कहते हुए बोला, नहीं, मैं कोई तरस नहीं खा रहा उस लड़की पर। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कार्तिक को इस तरह बोलते देखकर अंश, जो अभी तक वहीं चुपचाप बैठा हुआ था, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ डैडी? आप कार्तिक चाचू को क्यों घूर रहे हो? इन्होंने फिर से आपका काम गड़बड़ कर दिया क्या? युग अंश की बात सुनकर कार्तिक को घूरते हुए देखकर बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, लग रहा है अब आगे ये कोई ना कोई काम गड़बड़ जरूर करेगा। कार्तिक ने उसकी बात सुनकर ना कहते हुए बोला, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक बोल ही रहा था कि तभी वहां पर एक नौकर अंश का ब्रेकफास्ट लेकर आया और वह वहीं अंश की चेयर के पास खड़े होकर उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगा। अंश उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर बोला, तुम मेरा ब्रेकफास्ट लेकर क्यों आए हो? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाना। मम्मा को बुलाओ। वह कहाँ है? मैं उन्हीं के हाथ से ब्रेकफास्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उस नौकर ने अंश की बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, अंश बाबा, रुचि दूसरा काम कर रही है। अंश ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही तेज आवाज में कहा, नहीं, मुझे मम्मा के हाथ से ही खाना है। मैं और किसी के हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा। अंश इतना बोलकर रोने लगा। युग ने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर अंश बोल रहा है कि उसे उस लड़की के हाथ से ही खाना खाना है, तो बुलाओ उसे। अंश का ध्यान रखना है, उसका काम है, और क्या कर रही है वह? युग को इस तरह गुस्सा करते देखकर कार्तिक ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर शांत करते हुए कहा, काम डाउन सर प्लीज। अंश भी यहाँ पर है, वह डर जाएगा। युग ने कार्तिक को घूरते हुए देखा और कार्तिक ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर से हटाकर अपनी नजर नीचे झुका ली। युग तेज आवाज में कहा, बुलाओ उसे। अंश युग को इस तरह गुस्सा करते देखकर रोना रोककर चुप हुआ। रुचि भागते हुए किचन से बाहर आई और उसने अंश को इस तरह रोते देखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ अंश बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अंश उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया और उसने उसके गाल को छूते हुए कहा, मम्मा, मुझे आपके हाथ से ब्रेकफास्ट करना है। मैं और किसी के हाथ से ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। रुचि ने अंश की बात सुनी और वह उसे वापस चेयर पर बिठाते हुए बोली, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम रोने लगे? अंश, मैंने आपसे कल कहा था ना कि गुड बॉय इस तरह नहीं रोते। इतना बोलकर उसने अपने दुपट्टे के आंचल से अंश के आंसुओं को पोंछा और अंश उसकी बात सुनकर तुरंत चुप हो गया। युग ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, जब तुम्हें यहाँ पर अंश की देखभाल करने के लिए बुलाया गया है, तो तुम्हें इतना सा काम भी समझ में नहीं आ रहा क्या? और क्या काम कर रही थी तुम वहां किचन में? तुम्हें अंश के साथ होना चाहिए था। रुचि ने युग की बात सुनी और इससे पहले कि वह उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, अंश ने युग को घूरते हुए देखकर कहा, डैडी, आप मम्मा को क्यों डांट रहे हो? मम्मा आओ यहाँ। मम्मा, आप यहाँ बैठो और मुझे ब्रेकफास्ट कराओ। इतना बोलकर उसने रुचि को चेयर पर बिठाया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर वह रुचि की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा और रुचि उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगी। युग ने अंश को इस तरह रुचि के साथ खुश देखकर एक गहरी सांस ली और टेबल से उठकर खड़े होते हुए बोला, चलो कार्तिक, हमें जल्दी निकलना है। कार्तिक ने युग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सर, आपका ब्रेकफास्ट? युग ने कहा, हो गया मेरा ब्रेकफास्ट।
इतना बोलकर वह चेयर से उठकर खड़ा हुआ और अपने कोट के बटन लगाते हुए अंश की तरफ देखने लगा। तभी अंश ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बाय डैडी। अंश युग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी युग आगे बढ़कर अंश के गालों को चूमते हुए बोला, बाय एंड टेक केयर बेबी। रुचि वहीं पर चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाकर बैठी हुई थी और युग उसके चेहरे को घूरते हुए देख रहा था। जब उसने इस तरह रुचि को नजरें नीचे झुकाए देखी, तो वह समझ गया कि अभी कुछ देर पहले उसने जब उसे डांटा था, तो ये उसकी वजह से ही रुचि अपनी नजरें नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। युग ने इस बात को सोचकर थोड़ा सा प्राउड फील किया और वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। रुचि सारा दिन अंश के साथ थी और अंश के साथ उसे एक अच्छी कंपनी मिल रही थी। वह अंश के साथ खेल रही थी और अंश उसके साथ खुश था। धीरे धीरे शाम हो गई और अंश वहीं रुचि के साथ ही गार्डन में खेल रहा था। रुचि ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश रुक जाओ बेटा, आप इस तरह से भागेंगे तो आपको गिरकर चोट सकती है। रुकिए। उसकी आवाज सुनकर अंश ने बोला, नहीं मम्मा, मुझे कोई चोट नहीं लगी, आप बस मुझे जल्दी से पकड़ कर दिखाओ। अंश इतना बोलते हुए तेजी से वहीं गार्डन में इधर उधर भाग रहा था। रुचि उसके पीछे पीछे भाग रही थी और अंश की खिलखिलाहट पूरे गार्डन में गूंज रही थी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर वहां का माहौल काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। युग की कार सीधे आकर रुकी और वह जैसे ही अपनी कार से बाहर उतरा, उसने गार्डन से अंश की हंसी की आवाज सुनी। वह अंदर जाने की बजाय गार्डन की तरफ जाते हुए बोला, अंश गार्डन में है क्या? वहां खड़े नौकर ने जवाब देते हुए कहा, मालिक, वह रुचि के साथ काफी देर से खेल रहा है। अंश ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि युग की कार गेट पर आकर रुक गई थी। ऐसे में वह हमेशा युग के आने का इंतजार किया करता था। लेकिन अभी अंश जैसे मानो रुचि के साथ होने पर सब कुछ भूल गया हो और वह अपने आप में ही काफी ज्यादा खुश लग रहा था। अंश को इस तरह हंसते देखकर युग वहीं पर रुककर उन दोनों को देखने लगा। अंश तेजी से भागते हुए जा रहा था कि तभी उसने युग को वहां पर खड़े हुए देखा और वह उसकी तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, डैडी आप आ गए। इतना बोलकर वह तेजी से भागते हुए उसकी तरफ जाने लगा। तभी रुचि ने तेज आवाज में कहा, अंश संभाल कर। अंश जिस तरह से भागते हुए जा रहा था, उसका पैर वहीं पर लड़खड़ाया और अंश जमीन पर सीधे गिर गया। अंश के गिरते ही युग और रुचि दोनों भागते हुए उसके पास आए और अंश जमीन पर गिरने की वजह से रोने लगा। उसके घुटने में गिरने की वजह से वहां पर हल्की खरोच आई और जिसमें से हल्का खून निकलने लगा। रुचि भागते हुए जल्दी से अंश के पास गई और उसने अंश को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मैं आपको मना कर रही थी ना बेटा इस तरह से भागने को, अब लग गई ना चोट। अंश रो रहा था और युग ने रुचि के हाथ से अंश को छीनते हुए कहा, व्हाट द हेल, एक छोटा सा बच्चा नहीं संभाल पा रही हो तुमसे, किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें? पता नहीं आशा ताई को तुम ही मिली थी क्या मेरे अंश को संभालने के लिए? वह काम भी तुमसे ठीक से नहीं हो रहा, लगा दी ना उसे चोट। रुचि युग की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए आवाज में बोली, मैंने क्या किया है? कोई जवाब दिए बिना ही वहां से मुड़ गया और अंश को लेकर सीधे विला के अंदर पहुंचा। उसने तेज आवाज में कहा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। सारे नौकर युग की बात सुनकर जल्दी से फोन उठाकर डॉक्टर को कॉल करने लगे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पर पहुंचे और इतनी देर में अंश ने रो रो कर अपना पूरा विला सिर पर उठा लिया था। अंश को इस तरह रोता देखकर रुचि को काफी ज्यादा गिल्ट हुआ। वह भी युग के पीछे ही लगभग भागते हुए अंदर आई और जैसे ही उसने अंश को अपनी गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, युग ने उसे घूरते हुए देखा और उसका हाथ पकड़कर पीछे मरोड़ते हुए कहा, एक तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से अंश को इतनी चोट लग गई, ऊपर से तुम फिर उसके करीब आ रही हो और कितनी चोट लगवाना चाहती हो उसे। रुचि ने युग की तरफ देखते हुए अपना शरीर लाते हुए कहा, नहीं, मेरी वजह से चोट नहीं लगी है, मैं तो मना कर रही थी। रुचि बोल ही रही थी कि युग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। एक छोटा सा बच्चा तुमसे नहीं संभल रहा है और तुम यहाँ पर खड़ी होकर मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो। पता नहीं कैसी केयरटेकर हो तुम। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी कोई केयरटेकर इस घर में। अभी के अभी यहाँ से वापस चली जाओ और दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आना। अंश जोर जोर से रो रहा था। रुचि ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि अंश को मेरी वजह से चोट लगी है, तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी।
लेकिन वह भी बहुत ज्यादा रो रहा है। मैं एक बार उसके पास जाऊं, मैं उसे चुप करा दूंगी। युग ने रुचि को घूरते हुए देखा। रुचि उसका चेहरा देखकर समझ गई कि अंश से अब वह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि युग उसे नहीं मिलने देगा। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और वह अंश की तरफ देखने लगी। तभी युग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अंश को इस तरह रोते देखकर रुचि को बहुत गिल्ट हो रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। जिस तरह युग ने उसे ब्लेम किया, यह उसके लिए और भी ज्यादा बुरा था। लेकिन वह और कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि युग घर का मालिक था, और जब उसने ही उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया, तो भला वह करती भी क्या? उसने अपनी आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछा और वह चुपचाप वहां से बाहर जाने लगी। डॉक्टर ने अंश की पट्टी की और उसे सोने के लिए एक दवा दी, ताकि वह दवा खाकर सो जाए और रोना बंद कर दे। जैसे ही अंश सोया, डॉक्टर ने युग के पास आकर कहा, इतनी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बस हल्की सी खरोंच आई है और वह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। युग ने धीरे से हामी। डॉक्टर वहां से चले गए। युग अंश के बगल में आकर बैठा और उसने अंश के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को छुआ। बड़े प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए वह धीरे से झुका और उसने उसके गाल को चूम लिया। युग उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी केयरटेकर ढूंढ दूंगा बेटा, बस तुम अपने डैडी पर ट्रस्ट करना, ओके? युग वहीं पर चुपचाप बैठा रहा और उसने अंश का सिर उठाकर अपने हाथ पर रखा और वहीं उसके बगल में ही लेट गया। रुचि रोते रोते वहां से वापस अपने चाचा चाची के घर पहुंची। जैसे ही उन लोगों ने रुचि को वहां पर देखा, वह लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। रुचि रो रही थी। तभी उसकी चाची ने उसे रोते देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, रुचि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी हवेली में होना चाहिए था। रुचि जानती थी कि अब उसे सच बताने के बाद भी काफी कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ना तो उसके पास और कोई जगह थी रहने की और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन। तो उसने अपनी चाची को पूरी बात सच सच बतानी पड़ी। जैसे ही उसके चाचा चाची ने यह बात सुनी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, यह कलमुही मनहूस लड़की जहां भी जाती है वहां अपना बेड़ा गर्क करके आती है। अच्छी खासी नौकरी मिली थी, एक छोटे से बच्चे को संभालना था, और वह इतने सारे पैसे दे रहे थे, लेकिन इससे वो भी नहीं हुआ। रुचि ने उनकी बात सुनकर रोते हुए कहा, लेकिन चाचा, मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे बिना गलती के ही वहां से बाहर जाने को बोल दिया। मैं क्या करती? जबरदस्ती तो वहां पर नहीं रह सकती थी ना। उसके चाचा उसे घूरते हुए देखते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? रुचि अपने चाचा की बात का जवाब देने ही जा रही थी कि तभी उसकी चाची ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कोई गलती वलती नहीं होगी, ये सब बहाने बना रही है। इस कलमुही को तो मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो गई है, तो भला काम करके इज्जत की रोटी कैसे खा सकती है? ये अब आ गई है वापस और फिर से पहले की तरह घर में पड़े पड़े हमारे सीने पर मूंग दलेगी। अपनी चाची की बुरी भली बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी चाची ने चिल्लाते हुए कहा, अब यह अपने मगरमच्छ वाले आंसू रोना बंद कर। मैं तेरे आंसू देखकर पिघलने वाली नहीं हूं, और अगर इतना ही रोना आ रहा है तो हमारे सामने नहीं जाकर अपने कमरे में बैठकर रो। हम यहाँ पर तेरी मनहूस शक्ल नहीं देखने वाले, समझी? और अगर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो जा जाकर कहीं डूबकर मर जा। बैठे बिठाए इतने सारे पैसों का नुकसान हो गया। रुचि इतना सब कुछ सोच सोचकर और भी ज्यादा रोने लगी और चुपचाप उठकर वहां से अपने छोटे से कबाड़खाने जैसे कमरे में जाकर बैठी और अपने सिर को अपने घुटनों से टिकाकर रोते रोते वहीं बिना कुछ खाए पिए सो गई। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।